3 गो हम लोग पढ़े थे ना, सबस्टिट्यूशन मेथड, यानी क्या बोलते हैं इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये 3.3 में था, आप तुमको प्रतिस्थापन विधि दिया हुआ। उसके बाद हम लोगों को 3.4 में क्या दिया हुआ था, विलोपन विधि। विलोपन विधि था ना, विलोपन विधि। इसका विलोपन विधि का तो वीडियो बना करके भी हम डाले हुए हैं, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप उसको रिपीट करके देख सकते हैं, आपकी इच्छा है। तीसरा नंबर हम लोग अब क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। 3 मेथड से सॉल्यूशन होता है ना इसका, पहले ही हम बताए हुए थे। 3 तरीका से सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, तो 2 तो हम लोग पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि से। इसमें क्या होता है समझो, ये जो होता है मानक रूप हम लोग बताते हैं बार बार कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये क्या होता है, हमारा मानक रूप होता है। किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। तो अगर हमारा 2 रैखिक समीकरण होगा तो 1 2 1 2 करके लिखेंगे। तो यहां पर a1x b1y c1 बराबर 0, ये पहला था। a2x b2y प्लस c2 बराबर 0, ये क्या था हमारा, दूसरा था। ये 2 हमको रैखिक समीकरण मान करके चलिए कोई दिया है। अब इसमें आपको क्या करना है, वज्र गुणन, ये थोड़ा सा इसमें मतलब कंफ्यूजन का स्थिति ज्यादा रहता है, गुना उना ज्यादा करना पड़ता है। हालांकि काट कूट करके ये बहुत छोटा हो जाता है, लेकिन मेन फार्मूला का इसमें चीज हो जाता है। तो अगर हमको क्या है, इस तरह से कंपैरिजन करना पड़ता है सबसे पहले, यानी x बट्टा b1 c2 करेंगे, यानी पहला समीकरण का b लेंगे तो दूसरे का कौन लेंगे, c लेंगे। b1 c2 माइनस क्या करेंगे, b2। अब अगर देखो यहां पर 1 से शुरू किए थे, इसका याद रखने का सीधा तरीका है, x जो होता है a1 के पास होता है ना, x के साथ a1 वाला नहीं यूज करेंगे, x के साथ a1 वाला यूज नहीं होगा। a1 के बाद क्या आता है, b1। अगर b लेंगे तो b के बाद फिर क्या लेंगे, c लेंगे दूसरे का। बात समझ में आ गया। अब फिर माइनस करेंगे, क्योंकि b1 हम लोग यूज कर चुके हैं, तब b2n यूज करेंगे तो b2 और c1 हो जाएगा। फॉर्मूला एकदम आसानी से याद करेगा। देखो x का गुणांक क्या a वाला होता है, तो a वाला x के साथ वो नहीं हमको यूज करना है। तो a के बाद फिर b, abc ऐसे ना आता है, a के बाद b, तो b1 लेंगे, तो एगो का b1 लेंगे तो दूसरे का b के बाद फिर c पर पहुंचेंगे, c2 लेंगे। और चूंकि b1 यूज कर चुके हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, b2 लेंगे। तो अब b2 अगर लिए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, फिर c1 लेंगे। उल्टा क्रॉस होता है, ऐसे क्रॉस उल्टा, यानी एक बार अगर इधर b1 तो इधर c2, इधर b2 तो इधर c1। समझ में आया। और दोनों के बीच माइनस लगा देना है। वैसे ही देखो, अब y अगर हम लेंगे तो y का गुणांक क्या है, b b होता है, y का गुणांक b, तो y में हमको b का यूज नहीं करना है। याद रखना, देखो ज्यादा मुश्किल नहीं है याद रखना, अगर आप थोड़ा प्रयास करेगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। y में क्या, b का यूज नहीं करेंगे, तो यहां पर क्या ले लेंगे, c1। इधर से शुरू करेंगे 1 से, c1 लेंगे तो a2 लेंगे, क्योंकि इसमें b यूज नहीं करना है, a और c का यूज करना है। एगो का अगर c लेंगे तो दूसरे का a लेंगे। जैसे यहां देखो, एगो का b लिए तो दूसरे का c, a तो यूज नहीं करना है, a b c क्रम यही ना। अगर एक का b लेंगे तो दूसरे का c लेंगे। यहां देखो a b c जो क्रम होता है, तो y वाला b का तो यूज करना नहीं है, तो अगर a लेंगे तो फिर c, यही करेंगे, a लेंगे तो c। a1 मतलब a1 a2 करके भी ले सकता है, या c भी पहले लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, b छोड़ देंगे तो c लेंगे, तो c1 a2 माइनस c2 a1। और तीसरा नंबर हम लोग कर लेंगे एक। तो देखो ये जो c होता है, ये अचर राशि को दिखाता है। क्या दिखाता है, अचर राशि को। इसका देखो, जैसे यहीं से तुम समझो, ax by और c क्या है, ये सभी अचर राशि है, यानी कोई संख्या है। एक भी क्या होता है, अचर राशि होता है। तो जखन ये हम अचर राशि का बात करेंगे तो वहां पर हम लोग c का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, c का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब अचर राशि का बात होगा। तो यहां देखो अचर राशि है, तो यहां c है कहीं नहीं, a लेंगे तो a1 b2 a2 b1। फॉर्मूला समझ में आया, आसानी से समझेगा। देखो x लेंगे तो x का गुणांक a होता है, a का इस्तेमाल नहीं करेंगे। a के बाद b आता है तो bc समझ में ले। y लेंगे
तो अगर y लीजिएगा तो यहां पर क्या करना है हमको, b का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो b नहीं लेंगे तो b के बाद क्या आता है c, तो C A समझ में लो। उसके बाद देखो 1 है, ये अचर राशि है, तो यहां अचर राशि c का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो c अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ए बी सी, फिर ए बी सी ऐसे शुरू करेंगे, तो ए से शुरू करो तो ए बी। समझ में आया। अब इसमें देखो, इसमें तुमको 3.5 क्वेश्चन में ये दिया है कि पहले चेक कीजिए कि हल कौन सा निकलेगा। अगर हमारा ग्राफ क्रॉस करता था तो क्या निकलता था हल, एक अद्वितीय हल निकलता था। तो अद्वितीय हल के स्थिति में वज्र गुणन विधि से आपको सॉल्यूशन करना है। अगर हमारा समांतर ग्राफ आएगा यानी अगर हमारा ग्राफ ऐसा कुछ आ जाता था, दोनों रेखा का समांतर, ये कहीं काटेगा, ये कहीं नहीं काटेगा। समांतर जब भी आएगा तो कहीं नहीं काटेगा, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर हमारा एक ही रेखा पर आ जाए, दोनों एक ही रेखा पर आ जाए तो क्या हो जाता, अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेगा, है कि नहीं, इसका अनेक हल निकलेगा। तो अनेक हल के स्थिति में भी हमको हल नहीं निकालना, क्योंकि बहुत सारा आ सकता है, तो कोई एग्जैक्ट मान आप नहीं बता सकते कि नहीं यही होबे करेगा, ऐसा कोई कह सकता है, नहीं कह सकते कि यही होबे करेगा, क्योंकि अनेक हल जखन ये आया तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसका कोई फिक्स मान रखिए नहीं सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कोई कहेगा कि हम 2 लेंगे, कोई कहेगा नहीं 3 होगा, कोई कहेगा 5 होगा, इसका कोई फिक्स मान हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब हमारा ग्राफ क्या करे, क्रॉस करे, क्या करेगा, क्रॉस करेगा। तो जब ग्राफ क्रॉस करेगा तो फिक्स है कि आप देखिए कि एक ही बिंदु पर क्रॉस कर रहा है, काट रहा है कि नहीं काट रहा है, एक बिंदु पर। और जब एक ही बिंदु पर काटेगा तो नीचे हम लोग जानते हैं कि इस तरफ से आएगा एक्स अक्ष, इधर क्या आएगा वाई अक्ष, तो फिक्स है कि एक्स और वाई का कोई ना कोई मान आएगा ही आएगा। समझ में आया। तो अब इसको क्या है, आसानी से चेक कर सकता है, ये बताए थे चेक करना, इसको चेक करना बताए हुए हम लोग। और एक बार हम फिर समझा देते हैं, अगर किसी को कोनो दिक्कत होगा तो आसानी से समझेगा। यहां देखो x के बगल में जो रहता है, x के बगल का गुणांक जो रहता है ये a1 होता है। अगर तुमसे यहां पूछा जाए कि a1 क्या है, इसके बगल में जो होगा वही ना होगा, a1 क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। अगर ये समझने में दिक्कत होगा तो बोलेगा, समझा। अगर फिर यहां हमको b1 पूछा जाए, b1, तो b1 क्या होगा, y के बगल वाला, तो y के बगल में क्या है, -3 है, -3 है। c1 पूछा जाए तो ये जो अचर गुणांक है, अचर, ये हमारा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। समझ में आया। वैसे ही a2 यानी दूसरे समीकरण का x का गुणांक क्या है, 3 है। b2 अगर हमसे पूछा जाए तो दूसरे समीकरण का y का गुणांक क्या है, -9 है। c2 अगर हमसे पूछा जाए तो दूसरे समीकरण का अचर गुणांक क्या है, -2 है। समझ में आया इतना कि नहीं समझा। ये तो आसान। अब चेक कर लो, a1 बट्टा में a2 कर लो तो 1 बाय क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। b1 बट्टा में b2 कर लो तो क्या हो जाएगा, -3 बट्टा -9, ये काट दो तो क्या हो जाएगा, 1/3, ये भी हो जाएगा, नहीं हो गया। वैसे ही चेक कर लो, c1 बट्टा में c2, तो c1 देखो क्या -3 और c2 क्या है हमारा, -2 दिया हुआ है। इसको भी चेक कर सकता है, -3 बट्टा -2 माइनस प्लस यानी 3/2। तो यहां तुम देखो a1 बट्टा a2 हमारा कितना आ गया, 1/3 आया। b1 बट्टा b2 ये भी कितना आ गया, 1/3 आया। और c1 बट्टा c2 ये 3/2 हो गया। ये एक अलग कंडीशन बन गया कि नहीं। दूगो तो मिल रहा है लेकिन तीसरा मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो हम जानते हैं कि यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं हो c1 बट्टा c2, है ना, तो क्या हो जाता है, इसमें असंगत युग्म होता है। असंगत युग्म होता है कि नहीं होता। और ये हमारा समीकरण का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, समांतर बनेगा ना, समांतर बनेगा, है ना। तीनों बराबर होता है तब न जाकर के हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। लेकिन यहां तो ऐसा कोई कंडीशन है नहीं, तीनों बराबर है, यहाँ नहीं है, तो ऐसा कोई कंडीशन होगा नहीं। यहाँ दूगो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, असंगत युग्म हो जाएगा और समांतर युग्म होगा, समांतर ग्राफ बनेगा। यानी असंगत युग्म और समांतर बनेगा, इसका कोई हल निकलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा, तो इसमें कुछ करना है ही नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन में हम लोग चेक करेंगे, उसमें देखेंगे अगर
अद्वितीय हल निकलेगा तो उसका सॉल्यूशन करना होगा वज्र गुणन विधि। आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, है ना। 3.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इसको चेक कर लीजिएगा। a1 बट्टा a2 यहाँ पर गुणांक ले लीजिएगा, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 यहाँ से चेक कर लेंगे हम लोग। तो देख लेते हैं कि तीनों में से कोई बराबर नहीं है। तो अगर हमारा दूगो बराबर नहीं होता तो क्या अद्वितीय हल आता है। ये सब चीज पीछे आप पढ़े हुए हैं। अद्वितीय हल मतलब इसका ग्राफ कैसे करेगा, क्रॉस करेगा, यानी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। और जब एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो हम लोग का अद्वितीय हल होता है उसके और जब अद्वितीय हल होगा तो हम लोगों को सॉल्यूशन करना है यहाँ पर। इतना चीज क्लियर है। अब वज्र गुणन विधि से बनाएंगे, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इससे पहले हम फॉर्मूला बता चुके हैं पहले ही। तो ये फॉर्मूला अगर हम x यानी a वाला का इस्तेमाल करेंगे तो bc रखेंगे, y का गुणांक b होता है, यहाँ पर b नहीं c और a रखेंगे। ये अचर राशि है, यहाँ c नहीं a b का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला पहले ही हम समझा चुके हैं कैसे याद रखना है। अब इसको क्या कर लीजिए, ये समीकरण जो दिया गया है ये आपका मानक रूप में नहीं है, इसको पहले मानक रूप में एडजस्ट करेंगे। मानक रूप क्या हो जाता है, ax by c बराबर 0, ये मानक रूप होता है। ठीक है, ax by प्लस c बराबर 0 ये मानक रूप होता है। तो मानक रूप में रखेंगे तो 5 इधर प्लस में इधर क्या आ जाएगा माइनस बराबर 0, 8 प्लस में इधर क्या आ जाएगा माइनस बराबर क्या हो जाएगा 0 हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब यहां देखो ये a1 हो जाएगा, इसका गुणांक क्या हो जाएगा b1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा c1 हो जाएगा। ये हमारा a2 हो जाएगा, ये हमारा b2 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा c2 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब सबका मान रखेंगे, सभी का यहाँ पर मान रखिए और मान रख करके देखिए कि क्या आता है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो x बट्टा मान बोलो फटाफट तुम लोग, मान क्या है b1, b1 क्या है वहां देखो b1 1 है, और c2 हमारा क्या है माइनस का 8 है। c2 क्या है हमारा -8, यहां देख लो, फिर माइनस रखो। अब b2 चेक करो, b2 क्या है 2 है, और c1 देखो c1 क्या है माइनस का 5 दिया गया है, बराबर y बट्टा c1 देखो c1 क्या है -5 है, और a2 क्या है a2 3 है, बोर्ड पर सामने में भी लिखा हुआ है, माइनस c2 देखो c2 क्या है हमारा माइनस का 8 है, और a1 चेक कीजिए 2 है, बराबर 1 बट्टा, अब देखो a1 कितना रखिएगा 2, और b2 a2 कितना है 3 है, और b1 मान चेक कर लो सब सही रखे हैं ना, लिखने में मिस्टेक नहीं ना, तो फिर गड़बड़ा जाएगा। x बट्टा 1 गुना -8 होगा, अब माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा +10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, बराबर में y बट्टा, अब देखो 5 तिया 15 -15 होगा, अब माइनस प्लस 8 दूनी 16, इतना हो गया। और देखो इधर 1 बट्टा 2 दूनी माइनस का 3 हो गया। और फिर अब हम लोग यहां पर मान रख देते हैं, ये क्या हो जाएगा x बट्टा -10 अब प्लस -8 प्लस 10 कितना होगा देख 2 होगा। अरे तुम लोग तो कमाल कर देता है। y बट्टा -15 प्लस 16 कितना होगा 1 होगा, और बराबर देखो ये 1 बट्टा 1 यही ना होगा। अब देख लो, इसको 1 रख लो, इसको 2 रख लो, इसको 3 रख लो, तो क्या कर लेंगे हम लोग समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से। ठीक है, एगो x वाला लेंगे यानी एगो चर राशि लेंगे, तो एगो हम लोग क्या अचर पद वाला लेंगे, अचर वाला। ठीक है, ये क्या हो जाएगा x बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 1, यानी x बट्टा 2 बराबर 1, यानी x बराबर 2 इधर गुना कर लेगा 1 गुना 2, यानी हमारा x कितना निकल के आ जाएगा 2 हो जाएगा। x हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। x बट्टा 2 ले लीजिए, 1 बट्टा 1 ले लीजिए, 1 बट्टा 1 1 होगा, और ये 2 गुना में भाग में इधर क्या कर लेगा गुना कर लेगा, तो x का मान कितना आ जाएगा हमको 2 आ जाएगा।
वैसे ही अब समीकरण 2 और समीकरण 3 का इस्तेमाल करेंगे। समीकरण 2 और समीकरण 3 का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रहा है? नहीं समझेगा तो बोलेगा। समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से, ठीक है। तो समीकरण 2 देखो क्या दिया है, y बट्टा 1, तो y बट्टा 1 कर देंगे। और समीकरण 3 क्या है, 1 बट्टा 1, तो यानी y बट्टा 1 करेगा तो y न होगा, बट्टा में 1 है तो कोई मतलब का चीज नहीं रह जाता है, और 1 बट्टा 1 क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। तो y बराबर कितना मान निकल गया, 1। x का मान कितना आया, 2, y का मान कितना आया, 1। आंसर है, ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही आपको जितना भी है वज्र गुणन विधि से बनाने वाला सब आप बना सकते हैं और एकदम आसानी से बना सकते हैं। सॉल्यूशन एकदम छोटा हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद रहेगा, मान रखिए और एकदम कैलकुलेशन क्या हो जाता है हमारा, छोटा हो जाता है। फॉर्मूला भी याद रखने का तरीका हम बताए हुए हैं, तो आसानी से फॉर्मूला याद रख सकता है।